कासगंज सदर विधानसभा, जहां पर जीत और हार कोई लहर या कोई हवा तय नहीं करती है, बल्कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे कैसे हैं, यहाँ पर जातीय समीकरण क्या है और सबसे अहम जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं उसकी पकड़ जमीन पर कैसी है, ये तमाम चीजें मिलकर के जीत और हार को तय करते हैं। यहाँ पर लोध राजपूत और शाक के वोटर जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, गैर यादव ओबीसी वोटर नतीजों को पलटने वाले होते हैं। इसके साथ साथ कई और मुद्दे भी इसमें जब ऐड होते हैं तो मानो कि यहाँ पर एक खिचड़ी सी पकती है। लेकिन इस बार ये खिचड़ी 2027 में किसके लिए स्वादिष्ट होगी, किसके लिए पकेगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। और जब आप कासगंज जाते हैं तो आप कहीं गलियों में, कहीं नुक्कड़ों पर आपको ये चर्चा मिल जाती है, क्योंकि दरअसल यहाँ पर 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है। बीजेपी हैट्रिक क्या लगा पाएगी, ये सवाल सबसे बड़ा है 2027 में, जिसके दावे बड़े किए जा रहे हैं बीजेपी खेमे से। सपा क्या वापसी कर पाएगी, जो 2012 में जीती थी, उसके बाद से यहाँ पर इंतजार कर रही है जीत के लिए, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो 27 में क्या समीकरण बनने वाले हैं कासगंज सदर सीट पर, आज बात हम उस पर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जब हम कासगंज सीट की बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण ये सीट है कासगंज सदर की, और इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। आजादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कालीचरण अग्रवाल यहां से पहले विधायक बने और इसके बाद ये सीट जनसंघ और बीजेपी के मजबूत गढ़ के तौर पर उभरी। बीजेपी के नेतराम सिंह वर्मा इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बार विधायक रहे। वहीं पूर्व मंत्री मानपाल सिंह ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर यहां पर अपनी मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई। लेकिन अगर पिछले 3 चुनावों के नतीजों को देखें तो वो नतीजे भी काफी दिलचस्प हैं। एक नजर डालते हैं यहाँ के समीकरणों पर, उन नतीजों पर जो आगे की दिशा को तय करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मानपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने 48,535 वोट हासिल कर बीएसपी के हसरत उल्लाह शेरवानी को करीब 10,000 वोटों से हराया था। 2017 में बीजेपी यहां पर जबरदस्त वापसी करती है। बीजेपी की देवेंद्र सिंह राजपूत करीब 1,01,000 वोट हासिल करते हैं और सपा के हसरतुल्लाह शेरवानी को करीब 52,000 वोटों से हरा देते हैं। 2022 के चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। देवेंद्र सिंह राजपूत फिर से चुनाव जीतते हैं और सपा के मानपाल सिंह वर्मा जो उनके सामने कैंडिडेट होते हैं वो हार जाते हैं। तो 27 में क्या हैट्रिक बीजेपी की लगेगी या फिर वाकई में सपा वापसी कर पाएगी, ये सवाल सबसे बड़ा। और जब इस सवाल को हम पूछते हैं इन दलों के नेताओं से तो काफी दिलचस्प जवाब भी मिलता है। बीजेपी पूरी तरीके से मुतमईन नजर आ रही है अपनी हैट्रिक के लिए। बीजेपी का दावा है कि दरअसल उनका संगठन मजबूत है, बूथ मैनेजमेंट उनके लिए है, 5 साल से लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के विकास काम है, विधायक जी ने भी काफी काम किया है 2 बार से, क्योंकि वो वहां पर विधायक रहे हैं, तो वो 10 साल के करीब काफी बेहतरीन काम जनता के बीच में पहुंचेगा। तो बीजेपी का दावा है कि इन तमाम चीजों को जब मिलाते हैं तो बढ़िया स्वादिष्ट खिचड़ी उनके लिए बनती है जिसमें जीत का घी पड़ेगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी से हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि 2012 में देखिए हम जिला अध्यक्ष थे तब पार्टी जीती थी, अब एक बार फिर से हम जीतेंगे। और उनको लगता है कि जो पीडीए का नारा दिया जा रहा है उससे गैर यादव ओबीसी भी समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। और बाकायदे वो यहाँ पर ये भी बताते हैं तसल्ली से कि किस तरह से एक कम्युनिटी के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत किया जा रहा है और इसी के आधार पर 27 में सपा की जीत सुनिश्चित है। सुनिए। देखिए, 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी उससे पूरी उत्तर प्रदेश की जनता अवगत है कि उत्तर प्रदेश की हालत बहुत जर्जर थी। और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश जो एक पिछड़े राज्य के रूप में, बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज वो प्रगति के पथ पर बहुत आगे बढ़ चला है और आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो। सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो या उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। उन जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर हमने लगातार 2 चुनाव जीते हैं और जनता का विश्वास जीता है। उसी जनता का विश्वास हमारे साथ है, वही विकास हमारे साथ है। और उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी नंबर 1 हो चुकी है। उसी आधार पे हम 2027 में जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच हमारी एक्सेप्टेंस है और इस आधार पे हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कासगंज में कुछ बता सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये विकास कार्य हमने कर दिया जिसकी वजह से जनता हमको दोबारा? देखिए, पिछले 9 वर्षों में कासगंज के 100% गाँवों में
विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। सड़कों की जो व्यवस्था है, कुछ एक दो जगह को छोड़कर 99% जगह पे सड़कों का निर्माण, मूलभूत जो समस्याएं थी वो सारी पूरी कर दी गई हैं। यहाँ पे स्टेडियम की बात हो, स्कूलों की बात हो, किसी भी क्षेत्र में, और जो प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं उनको धरातल पर पूरी तरह से लाने का काम इस विधानसभा में किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। उस आधार पर हम देखते हैं कि कासगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी निश्चित तौर पे अपना परचम लहराएगी। वर्तमान समय की परिस्थिति यह है कि देवेश साक्य के सांसद बनने से यहाँ करीब 40,000 वोट साक्य समाज का समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है। मैं 12 में अध्यक्ष था, तो जो मेरा संगठनात्मक काम रहता है सभी वर्गों से और सभी लोगों से तालमेल बैठा करके, और विपरीत परिस्थितियों में 2 मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी हम 2012 में यहाँ चुनाव जीते थे। और यहाँ देवेश साक्य के सांसद होने से, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कासगंज को रेल लाइन से लेकर के तमाम लगातार काम करते रहते हैं। मैं भी क्षेत्र में रहता हूँ और जो हमारी कमियाँ थी उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं और यहाँ सभी वर्गों के लोगों से बात कर रहे हैं। जो वोट जिन गाँव में हमें कम मिला उनमें हम बहुत स्ट्रेटजी के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो हमने लोकसभा में जहाँ हम 45-50 हज़ार से हारे थे 2017 में और 22 में, लोकसभा में हमने 24,000 वोट का यहाँ गेन किया था। और अमापुर पर भी हम विधानसभा में 2022 में लगभग 45,000 से वोट से हारे थे, तो वहाँ हम केवल 5,000 वोट से हम माइनस रह गए थे। लेकिन चूँकि अब देवेंद्र सिंह भी हमारे साथ आ गए और देवेश साक्य भी हमारे साथ हैं, तो हम निश्चित रूप से कासगंज में यहाँ हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। अच्छा, आपको 2027 का चुनाव है, तो आप सब क्या प्लान है आपका ऐसा कि जिससे कि आप ये सीट आपको लगता है कि आपकी समाजवादी? देखिए, हम जितने हारे हुए बूथ हैं उन पर विशेष काम कर रहे हैं और सभी जातिवाइज जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनकी सूची बना रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनसे तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों को जोड़ना है, हम सेक्टर स्तर पर पूरा हमने चार्ट बनाया है। जहां हम हारे थे 2022 में, उन सेक्टर्स पर हमने पूरे पीडीए के लोगों की ड्यूटी लगाई है और बड़े पैमाने पर उसका हम दुरुस्त कर रहे हैं। और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि क्योंकि मैं जब अध्यक्ष रहा हूँ तो हमेशा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हम 100% हम 2027 में कासगंज चुनाव जीतेंगे। खैर, ये दावे हैं, दावों का क्या, दावे तो होते रहते हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि आगे क्या कुछ नजर आता है स्थानीय पत्रकारों को जो जमीन पर तमाम समीकरणों को देख रहे हैं, और वो जातीय समीकरण क्या कहते हैं इनको भी समझना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जातीय समीकरण समझाते, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि कासगंज सदर सीट जो है वहां पर जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और न केवल कासगंज की बल्कि आप उत्तर प्रदेश के पूरी पॉलिटिक्स की बात करिए तो यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कासगंज सदर सीट के समीकरण क्या है, चलिए देखते हैं। वैसे ये सीट लोध बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर लोधी राजपूत वोटर करीब 25% हैं, मुस्लिम वोटर करीब 12% हैं, ठाकुर राजपूत करीब 12% है, ब्राह्मण लगभग 10% हैं, शाक्य वोटर्स करीब 8% हैं, जाटव वोटर लगभग 8%, यादव वोटर लगभग 5%, धीमर जाति के वोटर जो है करीब 4% और बघेल कम्युनिटी के लगभग 3% वोटर्स हैं और तेली लगभग 2%। बाकी अगर और कम्युनिटीज को देखें तो वो 11% के करीब वोटर्स दिखाई देते हैं। अब जमीन पर क्या ये जातीय समीकरण बीजेपी के फेवर में जाते हैं, क्योंकि लोध एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है, लेकिन अगर पिछले कुछ चुनाव को देखें, स्पेशली 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें, तो लोध राजपूतों में नाराजगी बीजेपी के प्रति देखने को मिली थी। क्या वो 27 में भी बरकरार रह सकती है, ये सवाल सबसे बड़ा है। और वो पीडीए जो जिसको धार देने की कोशिश अखिलेश यादव 22 के चुनाव से कर रहे हैं और 24 में उसका काफी असर भी देखने को मिला, क्या वो 27 में इस सीट पर भी प्रभावी हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब इसको लेकर हम राजनीतिक जानकारों से या फिर वहां के स्थानीय पत्रकार आप कहिए उनसे बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, किसका पलड़ा इस लिहाज से उनको भारी लगता है, सुनिए। देखिए देवेश जी, कासगंज सदर विधानसभा जो है ये लोधी बाहुल विधानसभा है और ज़्यादातर समय यहाँ लोधी प्रत्याशी ही विधायक चुने जाते रहे हैं। एक 2007 का हम अपवाद छोड़ दें, उस समय बसपा की लहर आई थी, उस लहर में यहाँ हसरतुल्लाह खां शेरवानी विधायक चुने गए। इसके बाद जब भी समाजवादी पार्टी से भी यहाँ लोधी प्रत्याशी ही ने विजय प्राप्त की, मानपाल सिंह जी यहाँ से चुनाव जीते। और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र राजपूत लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2027 में भी
जो यहाँ मजबूत दावेदारी है लोधी प्रत्याशियों की ओर से ही की जा रही है। ज़्यादातर अभ्यर्थी लोधी हैं। और कौन कास्ट ऐसी जो इस पर प्रभाव डाल सकती है? जैसे 27 चुनाव है तो आपने देखा जैसे पीडीए का नारा लेकर अक्षय यादव चल रहे हैं, तो जिस तरह के कास्टिज्म का जो पूरा इंजीनियरिंग हो रही है उसको लेकर के 2027 का चुनाव किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, या कौन सी कास्ट ऐसी जो इसके अलावा इसको चुनाव को प्रभावित कर सकती है? देखिए, लोधी बाहुल्यता तो है, लेकिन इसके साथ जो बैकवर्ड में हैं, साक्य हैं, पाल बघेल हैं, और भी कई ऐसी कास्टें हैं जिनका कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है। यदि अच्छे प्रत्याशी इसमें समाजवादी पार्टी भी उतारती है तो एक चुनौती दी जा सकती है। लोधी के अलावा कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं कि कौन सी कास्ट जो सेकंड पोजीशन पर आती है, या जिसका जो है बीजेपी की पकड़ है या सपा की, या अभी कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ जा सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों में यहाँ साक्य प्रत्याशी पर दाव लगाया था और समाजवादी पार्टी का यह दाव सफल भी रहा। यहाँ से देवेश साक्य जी सांसद चुने गए, तो इस बात की बहुत संभावना बड़ी है कि किसी साक्य को भी यहाँ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की तो अभी करीब 1 महीना पहले ही जो है वो अखिलेश यादव की यहाँ पर रैली हुई थी, पीडीए सम्मेलन उन्होंने किया है। इसमें जो था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी टोह लेके गए हैं कि किस तरीके से पीडीए के समीकरण को यहाँ पर बैठाला जाए, क्योंकि अगर विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर लोधी जाति जो है वो बहुल है, इसके अलावा शाक्य है, यादव है, और बाकी क्योंकि शहर जो है वो माहेश्वरी बहुल है, ये सब जातियाँ जो है यहाँ के वोटर टर्नआउट को प्रभावित करती हैं। तो इसी को लेकर जो है वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने जो है वो यहाँ पर पूरी मंत्रणा करी है। उसके बाद जो यहाँ के पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी जो है उन्होंने बैठक करी है। तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ की टोह ले रहे हैं कि क्या प्रत्याशी लोधी जाति से ही रखा जाए, या इससे पहले अगर हम लोकसभा की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ शाक्य जाति के से जो आते हैं देवेश शाक्य, उन पर अपना दांव आजमाया था और वो सक्सेसफुल भी उनका रहा। और लोकसभा की जो एटा कासगंज मिला के जो सीट है उस पर देवेश शाक्य सांसद भी चुने गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से इस चीज़ को जो है तैयारी में है, और वो इस चीज़ पे मंथन भी उसकी चल रही है कि जो प्रत्याशी रखा जाएगा वो लोधी जाति से आ सकता है या शाक्य से भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन चल रहा है, और मुझे लगता है अगर इन दोनों जाति में से कोई अगर प्रत्याशी रखा जाता है तो कहीं ना कहीं एक कांटे का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा 2027 में। कल्याण सिंह भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं, क्या हालांकि उनकी डेथ हुई, लेकिन क्या कल्याण सिंह सेक्टर जो है चुनाव में काम करेगा? देखिए, मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये जो सीट है ये लोधी बहुल है। इसी कारण था कि 1993 में जो थे वो बाबूजी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कराई थी। तो पूरा जो दामोदर कहीं ना कहीं चुनाव का जो होता है वो लोधी वोट पर रहता है। बीजेपी जो है वो खासकर इस वोट बैंक को जो है वो किसी भी तरीके से अपने पास से छिटकना नहीं देना चाह रही है। इसीलिए 2 बार से प्रत्याशी जो है वो देवेश 2 बार से जो यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा जा रहा है वो उसी जाति से उतारा जा रहा है। और कहीं ना कहीं सपा की जो नज़र है वो भी इसी वोट बैंक पर रहेगी। अगर वो भी इस जाति से कोई अपना प्रत्याशी उतार देती है तो कहीं ना कहीं जो अब अगला चुनाव हम देखेंगे वो बहुत दिलचस्प होगा, और जो अभी भाजपा जितने मार्जिन से जीत रही है उसमें हो सकता है कि वो अंतर जो है वो घट जाए, और कहीं ना कहीं दोनों पार्टी में से कोई भी उसमें जीत दर्ज कर सकता है। तो कासगंज सदर सीट पर हमने आपको पिछले जो चुनावी इतिहास क्या रहा है वो बताया, जातीय समीकरण बताया, नेता लोग क्या कहते हैं और साथ में स्थानीय पत्रकार क्या कहते हैं, निष्पक्ष तरीके से हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आपको क्या लगता है, इस सीट पर क्या वाकई में बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी जो संगठन के हिसाब से एक एक कम्युनिटी के बीच में अपने वोटर के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रही है वो कामयाब हो पाएगी? फटाफट कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी देवेश पाल ने।